हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको इसी तरह का और अच्छा कंटेंट मिलता रहे। देखो, सीबीएसई ने जो भी हाल ही में सैंपल पेपर रिलीज किया है, तो वो सैंपल पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम सीबीएसई की वेबसाइट पर है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पेपर और आंसर की भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसका लिंक आप वहां से जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर देखा नहीं है तो। सब्जेक्टिव है सैंपल पेपर, हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, वो सारा मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह क्वेश्चन नंबर 1 से 7 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 इसका हो चुका है, ठीक है। पार्ट ए अगर आपने देखा नहीं है, उसके जो कंसेप्ट, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर में से आए, उनके कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। मेरी गारंटी, अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपके सारे कंसेप्ट इन चैप्टर से रिलेटेड जो भी है, जहां कहीं भी जिस क्वेश्चन में डाउट है वो डाउट वहां आपको क्लियर हो जाएगी। तो पहले आप पार्ट 1 का वीडियो देखना, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 वहां पर है। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये है क्वेश्चन नंबर 8 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 जो है ना, इसमें से आया है हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले में से। तो इसको समझ लेते हैं पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसका आंसर आपको समझाता हूं डिटेल में। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 इज चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 ऑफ एमपीटी। शॉर्ट में लिखा है मैंने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो इन ईच इंस्टेंस गिव रीजन फॉर योर चॉइस। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे ए बी सी करके, ठीक है, और तीनों के आपको आंसर देने हैं और रीजन भी बताना है कि वाई द आंसर इज दिस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन, देखो आप, क्वेश्चन ए क्या है, इट हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। तो इसके लिए चलो पहले एक बार क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। इट हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड, it has a same valency as lithium and it has variable valency and is a member of the oxygen family group 16। देखो, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, कोई घुमाया फिराया नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन सीधा सिंपल आ सकता है। इसके लिए बस आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए कि भाई क्या है। पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल जितनी हमें चाहिए उतनी ही याद करनी है। मैंने आपको बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था वो भी इसी पे बेस्ड था। वो वीडियो आप देखो, पूरी टेबल आपको है ना 5 सेकंड के अंदर याद हो जाएगी अगर आप वो वीडियो देख लोगे ना। मैंने सारी ट्रिक बता रखी है, ठीक है, कैसे इसको याद करना है और कौन कौन सी आपकी काम की चीजें और कितना आपको लर्न करना है, वो ही है, ठीक है। अगर वो आपने देख लिया वीडियो, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी बस। तो देखो, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। इसके लिए ये याद करना है आपको, ये जो होते हैं ना ग्रुप नंबर 1, देखो ये ऊपर से नीचे हम जाते हैं ना, ये वर्टिकल रोज जो है ये सारी ग्रुप है, ठीक है। इनको सबको ग्रुप्स कहते हैं। टोटल कितने ग्रुप्स है, 1 2 3 4 10 12 तक, यहाँ 13 to 18 टोटल ग्रुप्स 18। फिर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 हमारे पीरियड्स है। 7 क्या है बच्चों, पीरियड्स, और 18 क्या है, ग्रुप्स। 18 टोटल 1 to 18 ये क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब देखो, ग्रुप नंबर 1 और 2 ध्यान से सुनना यहां से। ग्रुप नंबर 1 और 2 ये क्या है, ये एस ब्लॉक है। अब ये एस ब्लॉक क्या बला है, तो ये आप 11th में पढ़ोगे। अभी केवल इतना से याद रखो कि ये एस ब्लॉक है, ठीक है। और ये सारी मेटल है, क्या है, मेटल है। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट हैंड साइड में सारी मेटल है और राइट हैंड साइड में सारी नॉन मेटल है। यानी इधर जो ग्रुप नंबर 17 और 16 और 15 है, ये सारी नॉन मेटल है, ठीक है। इवन ग्रुप नंबर 14 भी नॉन मेटल का ही है। कार्बन नॉन मेटल है, तभी तो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन और कार्बन से इधर की सारी नॉन मेटल है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 मेटल है, ग्रुप नंबर 13 मेटल है। ये हमारे किसी काम के नहीं है अभी इस लेवल पे। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, डी ब्लॉक कहलाता है ये, ठीक है। और ये पी ब्लॉक कहलाता है। तो हमारे एस और पी ब्लॉक ही काम की चीज है। तो ग्रुप नंबर 1 2 और ग्रुप नंबर 13 to 18। लास्ट वाला 18 तो वैसे भी इसमें कोई क्वेश्चन खास बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो सारी इनर्ट गैसेस है जिनका ऑक्टेव कंप्लीट है। चलो अब देखो, ग्रुप में हमें क्या पता चलता है, ग्रुप में हमें पता चलता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो डिसाइड करेंगे वैलेंसी, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 में सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी 1। ग्रुप नंबर 2 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, सबकी वैलेंसी 2। ग्रुप नंबर 13, अब यहां आपको 10 माइनस करना है, -10 करना है। ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10 इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर आ जाएंगे। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 13 - 10 करो, 13 - 10 3। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके 3 है और सबकी वैलेंसी 3 है। यहाँ 14 - 10 करो, 14 - 10 4, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इनकी वैलेंसी सबकी 4 है। कार्बन की 4 वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है। ग्रुप नंबर 15, तो 15 - 10 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होती है तो वैलेंसी 8 - 5 3, माइनस में, ये माइनस वैलेंसी यानी नॉन मेटल। ग्रुप नंबर 16, तो ग्रुप नंबर -10 करो बेटा, 16 - 10 6 है, तो 8 - 6 वैलेंसी कितनी होगी, 2। इनकी सबकी वैलेंसी 2 है, इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की -2 होती है, ये सब माइनस नेगेटिव वैलेंसी वाले। ग्रुप नंबर 17, तो 17 - 10 करो 7, तो 7 से वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 - 7 यानी कि 1। ये सारे 1 वैलेंसी हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस।
इट हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। अब स्ट्रक्चर सिमिलर होने के लिए हमें देखना है कि डायमंड के सिमिलर स्ट्रक्चर किसकी है। तो अब डायमंड क्या है ये पता होना चाहिए। डायमंड क्या है? एलोट्रोप है। डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये मैंने आपको कार्बन वाले चैप्टर में बता रखा है, वहां आप देखना, मेरी वीडियो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे। डायमंड, फुलरिन और एक और होता है ग्रेफाइट, तीन होते हैं इसके, तीन एलोट्रोप होते हैं। तो ये एलोट्रोप मतलब क्या चीज है? कार्बन ही है, यानी ये है कार्बन। अब इससे सिमिलर स्ट्रक्चर किसकी मिलेगी? इसी में सिमिलर स्ट्रक्चर किसमें मिलेगी? इसी ग्रुप वालों की सिमिलर स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर का मतलब है यहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है डायमंड की। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर है, वो डायग्राम बना रखा है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है डायमंड की। तो ऐसी स्ट्रक्चर और किसकी होती है? तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है सिलिकॉन की। यानी आपको यहां पर देखना है कि भाई जो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और किसके पास है। तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, तो कार्बन के पास जितने उतने सिलिकॉन के पास में। तो इसका आंसर हो गया सिलिकॉन। और जस्टिफाई योर आंसर में आपको लिखना है बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेट्रावैलेंसी, टेट्राहेड्रल और शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सिमिलर स्ट्रक्चर है इसलिए तो ये भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन के बाद जो सबसे ज्यादा जिसकी कैटिनेशन होती है वो सिलिकॉन है, अप टू 7-8 मेंबर। सिलिकॉन में 7 से 8 मेंबर तक ये चेन बना सकता है, लेकिन उससे ज्यादा की चेन इसमें नहीं बनती है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया, सिलिकॉन है, क्योंकि कार्बन की सिमिलर स्ट्रक्चर सिलिकॉन की होती है, टेट्राहेड्रल होती है, कैटिनेशन शो करता है और टेट्रावैलेंसी शो करता है। स्ट्रक्चर मतलब ये चीज देखनी है हमको, ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। इट हैज ए सेम वैलेंसी एज लिथियम। अब देखो वैलेंसी सेम कहां होती है? ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है। जब हम पीरियड में जाते हैं तो पहले वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज होती है, देन 4 to 0 डिक्रीज होती है। जैसे अभी अगर हम इस पीरियड में जाए सेकंड पीरियड में, तो यहां पर वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 4 से फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, 3 2 1 0 ऐसे। ठीक है, तो वैलेंसी डिक्रीज होती है पीरियड में और ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है। वैलेंसी रिमेन सेम इन ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 सबकी वैलेंसी 1 है, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबकी 1 वैलेंसी है। ग्रुप नंबर 2 सबकी 2 वैलेंसी है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सबकी 2 वैलेंसी है। ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी 3 है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, इनकी 3 है। ग्रुप नंबर 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी सबकी 4 है। यहाँ वापस 3 वैलेंसी है, यहाँ 2 वैलेंसी है, यहाँ 1 वैलेंसी, ऐसे वैलेंसी रिमेन सेम इन ग्रुप। तो इट हैज ए सेम वैलेंसी एज लिथियम। अब हमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर पीरियड नंबर 3 को ध्यान में रखते हुए देना है। पीरियड नंबर 3, तो देखो पीरियड नंबर 3 कौन सा है? पीरियड नंबर ये 3 है, सोडियम मैग्नीशियम वाला। ठीक है, तो 2 मेंबर तो यहाँ है पीरियड 3 में और बाकी सारे मेंबर ये यहाँ पर है। ये है पीरियड नंबर 3 हमारा। तो इस पीरियड नंबर 3 में वो कौन सा मेंबर है जिसकी वैलेंसी लिथियम के सेम है? तो वैलेंसी यहाँ पर लिथियम के सेम वैलेंसी किसकी है? सोडियम की। तो आंसर हो गया सोडियम। अगला क्वेश्चन देखो। इट हैज ए वेरिएबल वैलेंसी एंड इज ए मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन ग्रुप, फैमिली मतलब ग्रुप, उस ग्रुप का मेंबर है वो। तो ग्रुप कौन सा है? ऑक्सीजन वाला ग्रुप कौन सा है? 16। तो 16 ग्रुप का मेंबर जो पीरियड 3 में आता है, पीरियड नंबर 3 में 16th ग्रुप का मेंबर कौन है बच्चों? सल्फर है। और वैसे भी ऑक्सीजन फैमिली, यानी ऑक्सीजन के साथ इसके कंपाउंड बनते हैं। जस्टिफाई योर आंसर। व्हाई द मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली? बिकॉज इट हैव कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, SO2 एंड SO3। ठीक है, ये गैसेस कंपाउंड बनाता है, SO2 SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 SO3 बनाता है, इसलिए ये इसका आंसर हो गया हमारा सल्फर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखो, ग्रुप नंबर 1 याद करना है, ग्रुप नंबर 2 याद करना है, पूरे मेंबर याद करने, ज्यादातर हमारे यहां तक काम में आएंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर 30 तक आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, 30 तक याद कर लो, जिंक तक याद कर लो, यहां तक आपका काम हो जाएगा। अब इनको याद कैसे रखना है तो मैंने वहां ट्रिक बताई थी, एक बार फिर से बताता हूं। देखो, ग्रुप नंबर 1 में हलीना नाम की एक लड़की, मान लो वो रब से फरियाद कर रही है, तो हलीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 को थोड़ा फनी सा स्टेटमेंट बना के याद कर लो। देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हो गया। अगला देखो, ग्रुप नंबर 13, बैंगन आलू गाजर इन थैला, थैला यानी बैग, तो थैले में सारी सब्जियां भर रखी है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, याद हो गया। 13th 14 देखो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सीता मैया भगवान प्रभु से कह रही है कुछ बात, तो कहे सीता जी सुनो प्रभु। इसी तरह से अगला देखो 15, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ये कुछ कंट्रीज के नाम है, सब बिक गए, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। अगला देखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब चिटिंग करना होता है, गलत आदत है, करना मत, ट्रिक के लिए काम में लेना केवल। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये बहुत ही फनी है, फिर कल बाहर आई आंटी, एक आंटी है जो कल फिर बाहर आई है घर से, वैसे निकलती नहीं है वो बाहर, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। हेलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17। और ये ग्रुप नंबर 18 जिसमें सारी इनर्ट गैसेस है, ये देखो, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, ये सारी इनर्ट गैसेस है। तो इसका बना लो आप, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, भ्रष्टाचार करते रहो, है। HE हीलियम, हे नेता, NE से नेता, और कर्मचारी KR जिंदा रहो, ऐसे। या और कोई ट्रिक जो आप बना सकते हो अपने हिसाब से, कोई राइमिंग वर्ड या कैसे भी आपको याद करना है, कुल मिला के बात है।
ठीक है। अब एक थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना कि ये जब पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं तो हम यहाँ देखो CD बन रही है, एक ये चीज ध्यान रखना, इसके बराबर में ये मत बना देना। यानी इधर ग्रुप पीरियड नंबर 1 में केवल 2 ही मेंबर है। पीरियड नंबर 1 यानी केवल फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2 के सेल में, इसलिए 2 ही मेंबर है, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर यहाँ से एक CD नीचे उतरना है अगले में, इधर से एक CD नीचे उतरना है। यानी ये जो है आपका पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 2, इसमें हाइड्रोजन के बराबर से शुरू ना होकर लिथियम के बराबर से स्टार्ट करना है आपको, बेरिलियम से, ठीक है। बेरिलियम यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसी तरह से यहाँ से हीलियम के एक स्टेप नीचे उतर के फ्लोरीन इधर से ऐसे स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं, देखो फर्स्ट सेल जो होता है हमारा, फर्स्ट सेल होता है हमारा के सेल, और के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है 2। तो फर्स्ट जो हमारा पीरियड है, पीरियड नंबर 1, इसमें मेंबर केवल है कितने 2, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर एल सेल में आ जाते हैं, एल सेल में कितने होते हैं मैक्सिमम 8, 2n² से 8 आते हैं, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम इसमें, ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर है, टोटल 8 है। यानी पीरियड नंबर 2 में टोटल 8 एलिमेंट हमारे पास में है। एक देखो आप, 1 2 और 6, यहाँ 3 4 5 6 7 8 हो गए 8, ठीक है। इससे अगला ग्रुप नंबर 3 में भी 8 है, 8 8 2 देन 8 देन 8, ठीक है, देन 18 देन 18, ऐसे इस तरह से है। तो आपको उतना लंबा जाना नहीं है, यही देखना है। ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 1 में 2 मेंबर है, पीरियड नंबर 2 में 8 मेंबर है, 3 में भी 8 है, 4 में 18 है, ठीक है। टोटल 18 ग्रुप है तो 18 है, और 5 वाले में भी 18 है, इस तरह से। तो ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। अब इनको इसके साथ में ये भी याद होना चाहिए कि लिथियम के आगे कौन आएगा, सोडियम से आगे कौन आएगा, इस तरह से ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये तो एटॉमिक नंबर से आपको याद ही हो जाएगा कि सोडियम 11 पे तो आगे 12 पे कौन आएगा, मैग्नीशियम, ठीक है, इस तरह से। अब ये ऐप याद करो एक कि यहाँ पर सबसे ऊपर कैसे है, तो इसको ऐसे याद करो आप, इस तरह से भी याद करो। ऊपर से नीचे तो बता दिया मैंने आपको ग्रुप वाइज, तो पीरियड वाइज भी आप याद करो कि सेकंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में तो 2 ही हो गए, है H और HE, है ना। अब सेकंड पीरियड में कौन है, तो ये लेबे याद कर लो, लेबे, किसी को हम पेन पकड़ा रहे लेबे ऐसे बोलते हैं ना तुम अपने उसमें, तो ये तो हो गया लेबे। अब आगे कौन है, आगे बकनॉफनी, ऐसे याद रखो, बकनॉफनी, ये स्टेटमेंट बन गया, बक BC, नॉफ NOF, नॉफ, बकनॉफनी, एनी, बकनॉफनी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब इसी तरह से इसका भी याद कर लो, यहाँ सोडियम मैग्नीशियम, है ना, और आगे ये अलसी पलसी, कुछ इस तरह से याद कर लो, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और ऑर्गन, ये है। तो इस तरह से अगर आप ये याद कर लोगे टेबल, तो आपके लिए 5th चैप्टर जो है ना वो चुटकियों का काम हो जाएगा। अब इस पर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ जल्दी, वो देखना, आपको और ट्रिक मिल जाएगी पीरियोडिक टेबल की अच्छे से क्या कैसे याद करनी है, सारा मैं आपको ट्रेंड वगैरह सब बताऊंगा वहां पर, कि एटॉमिक साइज और वैलेंसी, वैलेंस सेल, ये सारी चीजें वहां पर आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 are possible for the compound with the molecule formula C4H8. Draw the electron dot structure of branched chain isomer. ये क्वेश्चन ए है, और बी पार्ट भी है इसका, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलोगस। समझ में आ गया क्वेश्चन, देख लिया आपने अच्छे से। अब देखो C4H8 है, इसके कितने आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। क्वेश्चन जो दे रखा है ना, क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन आंसर गलत दे रखा है। मार्किंग स्कीम में जो आंसर दे रखा है ना, वो 4 आंसर दे रखा है इसका, 4 इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे ही नहीं, ठीक है। ये गलत शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 4 बन सकते हैं हाँ तब जब इसके हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी अगर ड्रॉ करें तब, तो वो आपके लेवल की बात नहीं है, वो आगे के लेवल की बात है। तो यहाँ पर इसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर ही पॉसिबल है, और वो ये है, देखो आप भाई C4H8 है। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये एल्केन नहीं एल्कीन है, ठीक है। अगर एल्केन होता ना, ब्यूटेन ये होता, तो ये C4H10 होता जनरल। C4H8 है तो देखो सबसे पहले 4 कार्बन की आपने चेन बना ली। अब सिंगल डबल बॉन्ड वो बाद में देखेंगे। 8 हाइड्रोजन है यहाँ पर, H8, चलो आपने 3 यहाँ लगा दिए, 3 यहाँ लगा दिए, ठीक है। कितने बच गए 2, तो एक यहाँ पर आएगा मान लिया, इसके साथ ही CH तो भी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही ना, मतलब क्या है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर है। अब हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो गए। इस कार्बन की 3 वैलेंसी हो गई, 1 2 और 3, तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। इस कार्बन की भी 2 और 1 3 पूरी होगी, तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। अब हो गए C4H8, है ना। तो ये ब्यूटीन है, क्या है, ब्यूटीन है, एल्कीन है, एल्केन नहीं है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, किसका, एल्केन का, ये एल्केन नहीं है, ठीक है। और एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। 2 2 कम करते जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला CnH2n है। n का नंबर क्या है यहाँ पर, कार्बन का 4 है, तो C4H2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 4, तो हो गया ना C4H8, इसलिए ये ब्यूटीन है। ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है पहले तो। ये 3 आइसोमर हो सकते हैं इसके, ठीक है, बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से।
पहले हम 4 स्ट्रेट चेन बना ली हमने, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन होगी। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड कहाँ लगाए, अगर इस कार्बन पे लगाए तो नंबरिंग कहाँ से करें, जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले वहां से नंबरिंग करनी है। तो अगर मैं यहां से करता हूं तो 1 2 3 और 4, अगर मैं इधर से करता हूं तो भी 1 2 3 और 4। तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2, तो इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, एक ही बात है। तो एक तो ये हो गया आइसोमर, ठीक है। दूसरा, अब अगर डबल बॉन्ड यहां नहीं होके इस कार्बन के पास में हो यहां पर, तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, वहां से नंबरिंग करते हैं। चलो 1 2 3 और 4 यही होगा बस, इसके अलावा और हो नहीं सकता। इधर से अगर नंबर करेंगे तो इसको नंबर 3 मिलेगा, जो सही नहीं है। अब ये कार्बन यहां हो चाहे यहां हो, अगर ये डबल बॉन्ड अगर यहां पर है चाहे यहां पर है, इधर से एक ही बात है। अगर मैं यहां डबल बॉन्ड करता हूं तो अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, 1 नंबर पे, इधर भी 1 नंबर पे, तो ये दोनों एक ही है, इन दोनों का एक ही नाम होगा, ठीक है ना, ये एक ही है। तो ये नहीं बनाएंगे हम, ये एक ही आइसोमर हो गया। अब देखो ब्रांच में अगर है ये तो ये हो सकता है, 4 कार्बन की ब्रांच ऐसे बन सकती है। अब ये डबल बॉन्ड चाहे इसके साथ लगे चाहे इसके साथ लगे चाहे इसके साथ लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसी को हम नंबर दे देंगे जो भी रहेगा कम जहां से भी, तो इसको नंबर 2 ही मिलने वाला हमेशा। चाहे इधर से कर दो आप तो भी ये 1 2, इधर से करो तो भी 1 2 ये 2, ठीक है। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के साथ है। तो ये 3 आइसोमर इसके हो सकते हैं, 1 2 3, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। सो 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। How will you prove that C4H8 and C5H10 are homologous? Part B of question number 9 is how will you prove that C4H8 and C5H10 are homologous? कैसे प्रूव करोगे कि ये दोनों होमोलोगस हैं, C4H8 एंड C5H10। होमोलोगस सीरीज पे मेरा वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, केमिस्ट्री में लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहां बताया है अच्छे से पूरा डिटेल में, गारंटी है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप वो वीडियो देखो तो होमोलोगस सीरीज का कोई क्वेश्चन आप फिर कर नहीं पाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूं आपको। होमोलोगस सीरीज वो कार्बन के कंपाउंड्स की सीरीज है, कार्बन के या कोई दूसरा भी हो सकता है एलिमेंट, उसकी वो सीरीज है जिसके मेंबर जो है ना वो CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। एक मेंबर से अगले मेंबर में 14 U मास का डिफरेंस आता है, यानी एक मेंबर से अगले जस्ट मेंबर में 14 U मास इंक्रीज हो जाता है, मोलिकुलर मास 14 इंक्रीज हो जाता है। साथ में इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, एक जो सीरीज के मेंबर होंगे सबका जनरल फॉर्मूला सिमिलर होता है। दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज they have same functional group. chemical properties are shown by the functional group, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होना चाहिए। या एल्केन एल्काइन है तो उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड है तो सारे एल्कीन है, सिंगल बॉन्ड है तो सारे एल्केन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो सारे एल्काइन है, तो सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप ये लिखो इसमें कि भाई क्यों दोनों होमोलोगस है। पहले तो देख लो होमोलोगस, पहले तो चेक करते हैं कि क्या ये होमोलोगस है या नहीं, यानी एक ही सीरीज के मेंबर है कि नहीं। तो कैसे चेक करना है, हमें ये करना है कि फर्स्ट मेंबर जो दिया हुआ है उसमें CH2 यूनिट प्लस करनी है, तो सेकंड मेंबर आना चाहिए। क्या ये होता है, देख लेते हैं। C4 प्लस C यानी C5, H8 प्लस 2 H10 आ गया। ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, बिल्कुल ये होमोलोगस है, ठीक है। तो अब आप ये आंसर लिख दो कि दे डिफर इन CH2 यूनिट एंड दे डिफर इन 14 U मोलिकुलर मास। ये भी चेक कर लो, मोलिकुलर मास देखो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का यहाँ पर होता है हमारे पास में, कार्बन का मोलिकुलर मास होता है 12 × 4 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 8, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 4 जा 48, 48 प्लस 8 कितना हो गया 56, ठीक है। 14 का डिफरेंस आना चाहिए, 14 U ज्यादा आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो कार्बन का कितना हो गया, C5 है तो 12 × 5 यानी 60 प्लस H10 तो 1 × 10 यानी कि 10, तो 60 प्लस 10 कितना हो गया 70, 70 माइनस 56 कितना आया 14 आ गया ना, इसलिए ये दोनों होमोलोगस है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि दिस हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर इनमें फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं है, एल्कीन है, लेकिन डबल बॉन्ड है ना, दोनों में डबल बॉन्ड मिलेगा आपको। ये 4 कार्बन वाला है और ये 5 कार्बन वाला है, 1 2 3 4 और 5, कहीं पर भी एक किसी जगह आप डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। दे हैव सिमिलर जनरल फॉर्मूलास, जनरल फॉर्मूला सिमिलर है। अब ये एल्कीन है, ब्यूटीन और ये पेंटीन है, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्मूला है। तो जनरल फॉर्मूला में आप नंबर कार्बन के रख के देखो, दोनों का यही फॉर्मूला आ रहा है। अगर कार्बन यहाँ C4 रखे तो C4 और H हो गया 2 × 4 यानी 8, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ना C4H8। अब 5 कार्बन वाले का अगर हम यहाँ Cn की वैल्यू 5 रखे तो C5H2 × 5 यानी 2 × 5 यानी 10, तो फॉर्मूला बन गया ना C5H10। दैट्स व्हाई दे आर होमोलोगस। तो ये 4 पॉइंट लिख दो जो मार्किंग स्कीम में भी दे रखे हैं, यही है बस। क्वेश्चन नंबर 9 के और में क्या है वो ये है, पढ़ो इसको। ए कार्बन कंपाउंड ए हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 K एंड बॉइलिंग पॉइंट 350 K 351 K विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6O इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। 2 क्वेश्चन पूछे, आइडेंटिफाई ए एंड रोड्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और बी में पूछा गिव द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 होमोलोगस ऑफ ए। एक और कोई 2 होमोलोगस बना के उनका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखो।
ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और आइडेंटिफाई करना है कि ए कौन है यहाँ पर, ए भाई साहब का नाम क्या है वो पता लगाना है। कार्बन का कंपाउंड है, देखो कार्बन वाले चैप्टर में से आया है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कंपाउंड वाला वैसे आपके सिलेबस में हटा दिया है, लेकिन ये फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया देखो यहाँ पर, क्योंकि ये होमोलॉगस सीरीज आपके सिलेबस में, इसलिए होमोलॉगस सीरीज बना के ये पूछ लिया। फिर भी आपको मालूम तो होना चाहिए कौन सा कंपाउंड है ये, ठीक। तो देखो इस चैप्टर में आपके ना 2 ही कंपाउंड दे रखे जो आप याद रखना, उनका फॉर्मूला याद रखना, जनरल फॉर्मूला याद रखना, मोलिकुलर फॉर्मूला याद रखना। एक तो दे रखा है इथेनॉल और एक दे रखा है इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो देखो इथेनॉल तो होता है ये इथेनॉल, ऑल है ना, एल्कोहल है। इथेनॉल तो होता है ये C2H5OH, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम CH3CH2OH, ठीक है। एक ही बात है, कैसे ही लिखो, ये है पहला तो, ठीक है। और दूसरा जो दे रखा है वो है इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड, नोइक एसिड का मतलब हो गया ओइक एसिड। ओइक एसिड किसका लगता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का लगता है। तो इसमें है CH3COOH, ये है आपका इथेनोइक एसिड। ये 2 ही कंपाउंड है। अब इनके आप याद रखो, ये तो C2H5OH है, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओ। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो कार्बन है पहले, तो कार्बन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 + 1 6 है, तो C2H6 हो गया। ऑक्सीजन कितना? 1 है, तो C2H6O है। क्या ये मोलिकुलर फॉर्मूला इससे मैच करता है जो क्वेश्चन में पूछा है? देखो देखे, C2H6 ये सिमिलर ही है, तो ये कंपाउंड ए आपका इथेनॉल ही है। भले ही आपको इनके बारे में मालूम नहीं है कि इसका पता नहीं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कोई बात नहीं, आपने मोलिकुलर फॉर्मूला से पहचान लिया, इसको ऐसे पहचानना है। ये याद रखो आप, तो C2H5OH तो होता है इथेनॉल और CH3COH होता है इथेनोइक एसिड। अब इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला बना लो आप। कार्बन कितने यहाँ पर देखो 1 2, तो C2। अब हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 3 तो यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 4 तो C2H4। अब देखो ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन है 2, तो C2H4O2। ये मोलिकुलर फॉर्मूला किसका है? ये इथेनोइक एसिड का है। तो इथेनोइक एसिड हो तो हो गया C2H4O2 और इथेनॉल हो गया C2H6O। अब देखो ये जो चीज है ना, सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये इथेनॉल ही है, शराब, एल्कोहल है ये, ठीक है। और शराब को पानी में घोलो, चाहे पानी में शराब घोलो, कितना ही घोलो, कैसे ही घोलो, घुल जाता है। सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई ए हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कौन है ये? इथेनॉल है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमको, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। इसका कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन इसमें है, गिव द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 होमोलॉगस ऑफ ए। अब देखो ये पहले करवा देता हूं मैं आपको, बी वाला, गिव द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 होमोलॉगस ऑफ ए। आपको इस ए के 2 होमोलॉगस फाइंड आउट करने हैं। तो होमोलॉगस में क्या करना है आपको, मैंने अभी आपको क्या बताया, होमोलॉगस में क्या करना है? CH2 जोड़ देना है, तो उससे अगला मेंबर आ जाएगा। तो इससे पिछला मेंबर चाहिए आपको, क्योंकि ये 2 कार्बन है, तो एक कार्बन वाला भी कोई मेंबर होगा, तो -CH2 कर दो इसमें से। अगला 3 कार्बन वाला चाहिए तो +CH2 कर दो। 4 वाला चाहिए तो 2 बार +CH2 कर दो, ठीक है। देखो कैसे भाई, हमारे पास ये है C2H5OH। आप क्या करो, इसमें +CH2 यूनिट जोड़ दो, अगला मेंबर आ जाएगा। चलो जोड़ते हैं, कार्बन 2 और 1 कार्बन 3, तो C3। हाइड्रोजन 5 और 2 7, तो C3H7OH। ये हो गया आपका अगला मेंबर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। नाम लिखना चाहो तो नाम लिख दो। ये इथेनॉल है, तो ईथ, मीथ, ईथ, प्रोप, 3 वाला प्रोप होता है, तो प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब इसमें से -CH2 कर दे तो एक कार्बन वाला आ जाएगा। एक कार्बन कम करना है, इसमें से -CH2 करो यहाँ पर, तो एक C2 में से C- हो गया तो क्या बचा? C। H5 में से 2 हो गया तो क्या बचा? 3 और OH, तो CH3OH। ये हो गया मीथ। एक कार्बन वाला होता है मीथ, 2 कार्बन वाला होता है ईथ, 3 कार्बन वाला होता है प्रोप, 4 वाला होता है ब्यूट, ठीक है। तो अब इनके आगे इनका जो लगेगा, अल्कोहल का क्या लगता है? अल्कोहल का लगता है ऑल, तो मीथेनॉल, ठीक है। मीथेन है ये CH4, एक हाइड्रोजन को हटा के OH आया तो मीथेनॉल हो जाएगा ये, तो मीथेनॉल, ऑल जुड़ जाएगा। ई हटा के लास्ट का जो ई आता है ना, मीथेन, MATHANE, मीथेन, ई हटा के ऑल जोड़ना है। इथेन, ANE, ई हटा के क्या जोड़ना है? ऑल जोड़ना है, तो इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। अब ये हो गया प्रोपेनॉल, ऐसे। तो देख लो होमोलॉगस है कि नहीं है। 2 मेंबर के नाम पूछे, दे दो ये 2, एक ये हो गया मिथेनॉल, एक हो गया प्रोपेनॉल, अगला दे दो चाहे ब्यूटेनॉल दे दो, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए, और ए को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कौन है? C2H5OH है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनानी है? पहले आप है ना, ये जो है इसको आप बनाओ, C2H5, तो 2 कार्बन है, ठीक है। OH है ना, तो ये इससे इस एक कार्बन से O जुड़ा हुआ है और उस O से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, OH फंक्शनल ग्रुप होता है। C2H5, तो 5 हाइड्रोजन जोड़ने, तो 3 तो इसके पास जोड़ दो ताकि इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो जाए। हो गई इसकी 4 पूरी, इसकी 4 पूरी होनी चाहिए, 2 तो हो चुकी, 2 और, तो 2 और हाइड्रोजन जोड़ दो,
ऑक्सीजन की 2 होती है यहाँ पूरी, एक ये रही और एक ये रही, हाइड्रोजन की 1 होती है, ये बन गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो। कैसे बनाएंगे? कार्बन, यहाँ देखो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, इसकी जगह भी 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, एक इस कार्बन का एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन वालों को ऐसे शो कर दो थोड़ा अलग, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दो, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। हो गया, ऐसे करना है। अब क्या करें? अब इसको इसके साथ बना दो ऐसे, ये इसके हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के फिर इसमें भी रहेगा, ये इसके साथ रहेगा, ये हाइड्रोजन का अलग हो जाएगा। अब ये कार्बन वाला जो है वो सब ये सारे कार्बन के साथ में भी है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इस कार्बन का ये एक तो इधर आ गया, अब एक इस कार्बन का ये रहा, एक ये हाइड्रोजन का है, यहाँ पर भी 2 बनाने, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, ठीक है, इधर भी 2 बनाने, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, ठीक है। अब ये वाला इसके साथ में रहेंगे, दोनों हाइड्रोजन के उसमें भी रहेंगे आउटर मोस्ट में, ये वाले दोनों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी रहेंगे, और ये कार्बन वाले, और अब ये कार्बन वाला इसके साथ में भी रहेगा, तो इसके साथ हो गया ऐसे। चलो अब देखो इस ऑक्सीजन, देख लो कार्बन के 8 होने चाहिए, 2 4 6 8 हो गए कार्बन के, हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए, हो गए ये 2, सब हाइड्रोजन के पास 2 2, ऑक्सीजन के पास देखो 2 और 2 4। अब ऑक्सीजन के पास में 4 ही हो रहे हैं, 8 नहीं हो रहे ना, तो 8 कैसे हो जाएंगे? 4 इसके पास अपने खुद के होते ही अंदर, ठीक है, हम इसको ऐसे शो कर देते हैं। भाई ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, तो इसके पास कितने हैं? 2 और 6, आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6 है। तो अभी 2 हमने यहाँ शो कर दिए, 2 तो इसने शेयर कर दिया, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, एक इधर कार्बन के साथ, तो अभी और कितने बच गए? 4 और बच गए अभी इसके पास अंदर, तो अंदर वाले 4 तो अभी बनाने बाकी है ना, ये बनाए, ये नहीं भूल मत जाना, ये बनाना। ये हो गया। अब हाइड्रोजन के देखो 2 है, ऑक्सीजन के 8 होने चाहिए, 2 4 6 8 है, हाइड्रोजन के सबके 2 2 आ गए, देख लो एक बार फिर से चेक कर लो, हो गए। कार्बन के 8 हो जाने चाहिए, 2 4 6 8, इस कार्बन के भी देखो 2 4 6 8, अब ठीक है, अब सही है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास में, देखो 2 pea plant, one with round yellow seed, RRYY capital है, and another one is wrinkled green, small r small y, seed produced F1 progeny that have round yellow, ठीक है, R capital small, Y capital small seeds. When F1 plants are self pollinated, which new combination of characters is expected in F2 progeny? How many seeds with these new combination of characters will be produced when a total 160 seeds are produced in F2 generation? Explain with reason. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है, देखो यहाँ पर है ना, ये क्या है? ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस पर मैं वीडियो ला रहा हूँ अगला, उसमें आप जरूर समझ जाओगे। अभी मैं आपको मेन बातें यही समझा देता हूँ क्या है उसमें। देखो यहाँ पर 2 सीड है, एक है राउंड येलो और एक है रिंकल्ड ग्रीन, और ये सीड कैसे है? ये है होमोजाइगस, ठीक है। देखो होमोजाइगस है, ये वाली कंडीशन होमोजाइगस कहलाती है जब दोनों जीन या तो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, या दोनों डोमिनेंट है, यहाँ भी दोनों डोमिनेंट है, तो ये होमोजाइगस है। ये भी होमोजाइगस है क्योंकि दोनों ही रिसेसिव है, ठीक है। जब इनके बीच में होगा तो F1 जनरेशन, जब इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो F1 जनरेशन में क्या बनेगा? देखो F1 जनरेशन में ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा, करके देख लेते हैं, यही बनता है, ठीक है। देखो R Y का क्रॉस करा रहे हैं हम, स्मॉल r स्मॉल और स्मॉल y के साथ, ठीक है। या कैपिटल R का मतलब राउंड है और y का मतलब येलो है, ये स्मॉल r रिंकल्ड है और स्मॉल y ग्रीन है। देखो इसके जो गैमेट फॉर्म होंगे वो कैसे बनेगा? देखो इसका गैमेट यहाँ से बन जाएगा RY, ठीक है। दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरा ये बन जाएगा RY, कैपिटल दोनों। इसके गैमेट क्या बन जाएंगे? R और Y दोनों स्मॉल बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो F1 जनरेशन में 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, तो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ठीक है, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, ये क्रॉस होता है F1 जनरेशन में, ठीक है। तो F1 जनरेशन आ गई हमारे पास में, ये कह रहा है कि ये वाली आएगी, बिल्कुल यही आएगी। देखो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, आ गया। सब में यही आ रहा है, देख लो आप लिए। हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ से, अब यहाँ से ये मेन क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि अब अगर इस F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन करवाए, इसको सेल्फ पॉलिनेट होने दे, तो F2 जनरेशन में न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर जो एक्सपेक्टेड है क्या? यस, तो वो न्यू कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के अलावा जो न्यू कॉम्बिनेशन आएंगे वो कौन से होंगे? हाउ मेनी विद दीज न्यू कैरेक्टर्स व्हेन टोटल 160 सीड्स आर प्रोड्यूस, और अगर टोटल 160 सीड प्रोड्यूस हो रहे तो ये जो न्यू कॉम्बिनेशन आएंगे ना, उसके कितने सीड होंगे नंबर्स में, वो भी कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में
जब दो ट्रेट को, दो करेक्टर को एक साथ हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर राउंड और येलो दोनों को एक साथ देख रहे हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। जैसे हमने केवल लेंथ को देखा था, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पर हम एक ही करेक्टर का देख रहे हैं कि वो करेक्टर कैसे जाता है जब आगे की जनरेशन में जाता है, लेकिन यहाँ दो करेक्टर एक साथ देख रहे हैं, राउंड और येलो। ये है उसका मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप याद रखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन में हमें मिलेंगे ना, वो प्लांट हमको मिलेंगे 9:3:1 रेशियो में। ये इनका फिनोटाइप है। ठीक है, 9 प्लांट कौन से मिलेंगे? 9 प्लांट ये मिलेंगे जो हमने डोमिनेंट वाले लिए, ये वाले। 1 कौन सा मिलेगा? 1 ये वाला मिलेगा जो हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं। ठीक है, और ये जो 3:3 है ना, ये हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अब ये न्यू कॉम्बिनेशन होंगे कौन से? तो न्यू कॉम्बिनेशन कैसे बनाना, देखो ऐसे बनाना है। यहाँ राउंड के साथ येलो है ना, तो आप राउंड के साथ में येलो को हटा के ग्रीन ऐड कर दो, तो ये 3 तो ये हो गया। 3 कौन सा हो गया? राउंड के साथ में कौन सा हो गया? ग्रीन हो गया। ठीक है, और इधर क्या है? रिंकल के साथ ग्रीन है, तो रिंकल के साथ में ग्रीन को हटा के येलो लेके आ जाओ, तो रिंकल्ड येलो। ये 3 बनेंगे नहीं। ठीक है, तो देखो टोटल ये कितने प्लांट हो गए? 9 + 3 12, 12 + 3 15 + 1 16। जब 16 टोटल प्लांट हो तो न्यू कितने बनते हैं? 6। 16 में से कितना बनता है? 6। तो 1 में से कितना बनेगा? 1 में से बनेगा 6/16। तो 160 में से कितना बनेगा? 6/60 इंटू 160 कितना आ गया? 60। ठीक है, इसको सोल्व करो, 60 आंसर आता है। ठीक है, तो दोनों प्लांट तो कितने हैं? 60 है। तो न्यू कॉम्बिनेशन जो हमको मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे? 30-30, यानी 30 तो राउंड ग्रीन हो जाएंगे और 13 रिंकल्ड येलो हो जाएंगे। कैसे हुआ समझते, डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी आपको पता चल जाएगा। देखो अब हमारे पास में ये एज ए पेरेंट है, F1 जनरेशन में जो सीड थे RRYY, ठीक, एक कैपिटल एक स्मॉल है, ये हमने यहाँ पर ले लिया। देखने में देखो ये सारे कैसे दिखेंगे? दिखने में राउंड येलो दिखेंगे, क्योंकि R यहाँ पर डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो रिसेसिव अपीयर हो गया नहीं, ये अपीयर होगा केवल राउंड अपीयर होगा, रिंकल्ड वाला अपीयर नहीं होगा यहाँ पर। इसी तरह से कैपिटल Y यानी येलो अपीयर होगा, स्मॉल y ग्रीन अपीयर नहीं होगा, तो ये दिखने में सारे अभी राउंड येलो है। अब इनकी गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, इनके गैमेट्स क्या क्या बनते हैं। देखो यहाँ पर 4 है ना, तो मैंने आपको बताया 1 का 3 के साथ। ठीक है, तो एक तो गैमेट बन गया ये वाला, फिर इस 1 का 4 के साथ ये, तो दूसरा गैमेट बन गया ये वाला। ठीक है, अब 2 का 3 के साथ। ठीक है, क्या होता है देखो, 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। ठीक है, फिर 2 का 3 के साथ और फिर 2 का 4 के साथ। 1 का 3 के साथ और 4 के साथ करवाना आपको, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, ऐसे 13 14 23 24 ऐसे याद रख लो, चाहे जैसे भी हो। कर लिया आपने, ये 2 बन गए। अब देखो अब हमको करना है 2 का 3 के साथ, तो ये 2 का ये 3 के साथ, तो स्मॉल r और कैपिटल Y। अब 2 का 4 के साथ, तो स्मॉल r स्मॉल y से क्या बन गया? स्मॉल r और स्मॉल y। ये चारों के चारों अलग अलग तरह के गैमेट हमारे पास आ गए। ठीक है, ये बन गया। अब बताओ इधर सेम यही पेरेंट है, तो सेम यही गैमेट बनने वाले, जैसे यहाँ पर बने वैसे यहाँ पर बन जाएंगे। भाई आप 1 का 3 के साथ करवाओ, 1 का 3 के साथ तो r कैपिटल और y कैपिटल। ठीक है, फिर 1 का 4 के साथ कराओ r कैपिटल y स्मॉल। ठीक है, फिर 2 का 3 के साथ कराओ स्मॉल r और कैपिटल y, तो स्मॉल r कैपिटल y। ठीक है, और फिर करवाओ आप 2 का 4 के साथ, तो ये 2 का 4 के साथ दोनों स्मॉल है, ये लो सेम गैमेट बन गई। ठीक है, अब देखो ये 4 अगर इन 4 के साथ में करते हैं, इनके साथ में ब्रीडिंग होती है, तो फिर कितने बनेंगे आगे? तो आगे टोटल कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। 4 4 जा 16, 4 × 4 16 बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे? 9:3:1 बनेंगे। चलो यही बना के देखते हैं कि ये कैसे कैसे बनते हैं 9:3:1। ठीक है, अब इनका क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। आगे कैसे करवाना है? एक टेबल बना लो, एक तरफ ये वाले गैमेट लिख लो, एक तरफ ये वाले लिख लो, और फिर उसको करके देखते हैं जैसा बुक में है। गैमेट का इनके साथ क्रॉसिंग करवाना है। ये एक तरफ ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये लिख दिया देखो, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, चारों लिख दिए। यही सेम चारों यहाँ लिख दिया। अब देखो इनको क्रॉस करवाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाओ इनको आपस में। देखो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y। ठीक है, हो गया। ये देखो R Y कैपिटल स्मॉल y कैपिटल स्मॉल, कैपिटल R कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y, दोनों कैपिटल Y है। इसी तरह से ये दोनों स्मॉल है, ये दोनों कैपिटल में है। ठीक है, लिख दिया। ऐसे ही सबके लिखते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बना दिया। अब देखो आप जहां पर एक भी कैपिटल वाला आ गया ना, मतलब वो वही है, तो यहाँ पर दोनों ही है, तो ये एक ही तरह का सीड है। ये कैसा है? कैपिटल R कैपिटल Y कैसा था? कैपिटल R कैपिटल Y था हमारा राउंड येलो, तो ये राउंड येलो है। ऐसे 9 है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 तो हो गए राउंड और येलो। जो हमने सबसे पहले इधर जो पेरेंट लिया था डोमिनेंट वाला, वैसे आएंगे। मैंने आपको बताया था 9 कैसे आएंगे, 9 ऐसे आएंगे जो डोमिनेंट वाला है वैसे, और 1 लास्ट वाला कैसा आएगा? जो इधर वाला है रिंकल्ड येलो,
और ये 3 कौन से होंगे, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसमें राउंड येलो है तो येलो के साथ में ग्रीन ले आओ, ये बन जाएगा ग्रीन, राउंड के साथ में ग्रीन, और इधर रिंकल के साथ ग्रीन है ना तो ग्रीन की जगह येलो ले आओ, 3 ये बन जाएंगे। ठीक है, तो वही है सेम, देख लो 9 तो ये हो गए। अब ये देखो ये कैसा है, कैपिटल आर, इसका मतलब क्या है, कैपिटल आर का मतलब ये है राउंड, साथ में स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन, तो ये हो गया राउंड और ग्रीन, तो राउंड ग्रीन एक आ गया। ये देखो दूसरा राउंड ग्रीन, ये तीसरा राउंड ग्रीन, तो 3 नए कॉम्बिनेशन बन गए ना भाई। राउंड ग्रीन कहाँ लिया था हमने राउंड के साथ में येलो लिया था ना, तो ग्रीन तो अभी नया कॉम्बिनेशन आ गया, तो 3 नए आ गए। अब देखो ये 3 और नए हैं, ये देखो ये स्मॉल आर का मतलब क्या है, स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड, हमने रिंकल्ड के साथ क्या लिया था, ग्रीन लिया था। और यहाँ पर कैपिटल वाई का मतलब क्या है, कैपिटल वाई का मतलब यहाँ पर है येलो। तो देखो अभी क्या हुआ, रिंकल्ड के साथ में ग्रीन ना आके येलो आ गया, तो रिंकल्ड के साथ में येलो, रिंकल्ड के साथ में येलो और रिंकल्ड के साथ में येलो, ये 3 न्यू कॉम्बिनेशन आ गए। ये तो हमने लिया ही था, तो एक तो है ये। तो नए कॉम्बिनेशन कितने आए, नए कॉम्बिनेशन आए 2 टाइप के कॉम्बिनेशन आए, और कितने आए 3:3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप वो कौन से न्यू कॉम्बिनेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जो हम न्यू कॉम्बिनेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो ये है, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। अब ये कह रहा है कि टोटल 160 सीड अगर प्रोड्यूस होते हैं तो बताओ न्यू कॉम्बिनेशन के कितने होंगे, तो इनके कितने होंगे भाई, जब टोटल 16 होते हैं, 9 + 3 + 3 + 1 कितने हो गए 16, जब 16 होते हैं तो न्यू कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 3 + 3 6 होते हैं, जब 16 है तो 6 है, तो 1 है तो 6/16 मैथ लगाओ, तो अब अगर 160 है तो 6/60 × 160 कितने आ गए 60, और ये तो दोनों बराबर है 3 तो 60 का हाफ कर दो 33, 30 + 30 न्यू कॉम्बिनेशन कितने होंगे 30 + 30 होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पर, इट वुड कॉस्ट ए मेन RS 350 to buy 1 kWh of electric energy from the main electricity board. His generator has a maximum power of 2 kilowatt. The generator produces energy at this maximum power for 3 hours. Calculate how much it would cost to buy the same amount of energy from the main electricity board. 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक आगे और पूछा है। पहले इसको देख लेते क्या करना है, क्या पूछा है, कॉस्ट पूछी है आपसे कि अगर ये जनरेटर है ना 350 रुपी 1 kWh के लगते हैं इसको, kWh इज द यूनिट, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर इसको हम कहते हैं, यूनिट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूनिट भी बोलते हैं इसको। यहाँ कॉस्ट निकालनी है हमको, तो कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी कि भाई एनर्जी कितनी है, फिर जितनी एनर्जी आए उसको पर यूनिट कितनी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हम एनर्जी निकालते हैं। देखो इसका आंसर मार्किंग स्कीम में आपके ये आंसर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है वो देख लेना है। तो टाइम हमें गिवन है कितना 3 आवर, ठीक है, और पावर इसकी कितनी है 2 kW, 2 किलोवाट पावर है। अब एनर्जी और पावर का रिलेशनशिप हमें पता है, पावर इज द एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, और एनर्जी इज द पावर इनटू टाइम, ये होता है भाई रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन इज द पावर, और जहां पे रेट ऑफ आ जाए मतलब वो क्वांटिटी डिवाइड बाय टी है, तो एनर्जी डिवाइड बाय टी हो गया पावर। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, क्रॉस इंटू से इसका फॉर्मूला बना लेंगे, पी इंटू टी, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें एनर्जी निकालनी है किलोवाट में, तो ये किलोवाट में होना चाहिए या आवर में होना चाहिए, दोनों। देखो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, आवर में दे रखा है, ये किलोवाट में दे रखा है। तो पावर इज 2 किलोवाट इंटू टाइम इज 3 आवर। तो एनर्जी कंजप्शन कितना हो गया 6 kWh। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पर kWh का जो कॉस्ट है ना वो कितना है, रखा 350 रुपीज, ठीक है। तो भाई 6 का कितना हो जाएगा, कॉस्ट निकाल लो, 6 का इंटू करना है सीधा सीधा, 6 × 3 रुपीज 50 पैसा, कितना आ गया 21 रुपीज। तो कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, कॉस्ट हमारी आ गई 21 रुपीज। अब इसका बी पार्ट देखो, बी को ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा गलत चले गए ना गलत डायरेक्शन में तो ये गलत भी हो सकता है। A student boil water in an electric kettle for 20 minutes using the same main supply. He wants to reduce the boiling time of water. To do so, should he increase or decrease the length of the heating element? Justify your answer. ठीक है, यानी 20 मिनट्स में वो पानी गर्म होता है। अब वो क्या करना है, मेन्स को उतना ही रखना है। यूजिंग द मेन सप्लाई ही वांट, वही मेन सप्लाई रखनी है, और वो क्या करना है, रिड्यूस करना चाहता है टाइम को। तो बताओ उसको डिक्रीज करना है कि इंक्रीज करना है लेंथ को, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट, टाइम रिड्यूस करना है ताकि कम टाइम में वाटर ज्यादा जल्दी बॉईल हो जाए। अब देखो यहां पर है ना, जिनके भी ये आ गया ना हीट वाला, ये फॉर्मूला दिमाग में आ गया ना, वो गलत डायरेक्शन में भटक गए, और जिनके पावर वाला कंसेप्ट आ गया ना वो सही डायरेक्शन में चल रहे। क्यों, क्योंकि उसको करना क्या है, टाइम रिड्यूस करना है, कम टाइम में पानी को गर्म करना है। भाई टाइम को रिड्यूस करना है, तो टाइम रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर बढ़ाओ। पावर ज्यादा रहेगी, पावर इज E/T, चाहे आप इसको H/T कह लो, इसको टाइम रिड्यूस करना है। तो टाइम रिड्यूस करने के लिए इसको क्या करना है, इसकी पावर बढ़ानी है। पावर के 3 फॉर्मूला,
पावर इज, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें, बस यही काम की चीज है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वी मेंस को कांस्टेंट रख रहा है, वी को चेंज नहीं कर रहा है, वी को चेंज नहीं करना है और हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को कम या ज्यादा करना है। तो हीटिंग एलिमेंट की लेंथ किस पे डिपेंड करती है, देखो वी और आई और आर, इनमें से लेंथ पे कौन डिपेंड करता है, कौन सी क्वांटिटी है जो लेंथ पे डिपेंड करती है, आर डिपेंड करती है। हम जानते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, है ना। तो लेंथ पे कौन डिपेंड करती है, आर। तो हम आर को अगर कम या ज्यादा करें तो लेंथ को कम ज्यादा हो सकती है कि नहीं, है ना। तो हमें लेंथ को कम ज्यादा करना है, यानी आर वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो हमें फॉर्मूला वो लेना है जिसमें आर आया है, तो ये तो लेना नहीं है क्योंकि वी इसमें कांस्टेंट रखना है, आई दो ही है, आर है, तो या तो ये ले या फिर ये ले। अब इनमें से कौन सा ले, अब इसमें से वो लो जिसमें आपको जो जिस चीज को कांस्टेंट रखना है, क्या आई को कांस्टेंट रखना है या मेंस को कांस्टेंट रखना है, मेंस को कांस्टेंट रखना है, वी को कांस्टेंट रखना है, तो वी कांस्टेंट रहेगा, तो ये कांस्टेंट रह जाएगा, इसको हमें चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला लेंगे हम। तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ये P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। अब ये तो कांस्टेंट है, तो केवल इसी को चेंज करके इसको कम ज्यादा करना है। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। इसको कांस्टेंट रख ले और इसको अगर हम इंक्रीज करें तो ये डिक्रीज हो जाएगी, इसको अगर हम डिक्रीज करें तो ये इंक्रीज हो जाएगी। हमें इस केस में करना क्या है, पावर को इंक्रीज करना है, कम टाइम में पानी गर्म करना है। पावर इंक्रीज कब होगी भाई, जब आर डिक्रीज होगी। आर को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर इज लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो आर को डिक्रीज करने के लिए लेंथ को क्या करना पड़ेगा, लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ अगर कम रहेगी तो आर भी कम रहेगा, जब ये आर कम रहेगा तो पी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट की लेंथ क्या करनी है, उसको हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को डिक्रीज करना है उसको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ R1 पूछे आपको, ठीक है। ये डायग्राम आपके सामने, इसमें वैल्यू ऑफ R1 फाइंड आउट करना है आपको। दे रखा है आपको 30 वोल्ट, आई की वैल्यू दे रखी है आपको 2 एम्पियर, और आगे ये सिस्टम बना रखा है और इसमें आपको R1 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैसे करना है, देखो समझ लेते हैं इसको पहले। आप ये देखो, जब आपके पास में V की वैल्यू है और I की वैल्यू है तो आप टोटल R की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई इन सब का जो भी पैरेलल और सीरीज में ये बन रहा है अरेंजमेंट, इन सब का टोटल R जो आएगा इक्विवेलेंट, यानी इस पूरे सर्किट का जो R आएगा वो R हम इन दोनों वैल्यू से निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। भाई ओम्स लॉ से अगर हम R निकालें तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V कितना है यहाँ पर, V है यहाँ पर 30 वोल्ट और I यहाँ पर कितना है 2 एम्पियर। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 15 ओम, 15 ओम आएगा। टोटल R कितना आएगा 15 ओम आएगा। अब आप ये देखो, यहाँ से आई जा रहा है, ठीक है, जो आई जा रहा है यहाँ तक सेम ही है, उतना ही है, 2 एम्पियर ही है, ठीक है। जितना करंट जाता है उतना ही वापस आता है। अब देखो यहाँ से आई डिवाइड हुई, यहाँ से कुछ आई इधर चली गई, कुछ आगे चली गई, जो आगे गई उसमें से फिर यहाँ डिवाइड होगी, यहाँ डिवाइड होगी, ये वापस यहाँ आ गई, यानी ये आगे जितनी भी आई गई है वो सारी आके वापस मिल जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर भी इसमें 6 ओम वाले में उतनी आई होगी जितनी इस 6 ओम वाले में। तो ये 6 ओम और ये 6 ओम क्या हो गए, सीरीज में हो गए। और ये तीनों क्या है, ये तीनों देखो पैरेलल में। तो अगर हम इन तीनों पैरेलल वालों को रिप्लेस करके इनका इक्विवेलेंट यहाँ लगा दे और ये 3 की जगह वो एक ही रहे, तो फिर ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में हो जाएंगे ना, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। जब सीरीज में हो जाएंगे तीनों, तो फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 15। तो तीनों को जोड़ दो भाई, सीरीज में क्या होता है, यही तो होता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो ये R1 है, ये R2 है और R3 इन तीनों का इक्विवेलेंट है। तो 6 प्लस 6 12 प्लस R3 इज इक्वल टू 15। तो R3 कितना आ जाएगा भाई, 12 प्लस क्या करेगी 15 आ जाए तो 3, यानी इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 ओम, 3 ओम आ जाएगा। चलो अब जब इसका इक्विवेलेंट 3 ओम है तो हम R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो भाई 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये फॉर्मूला है। अब इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 3 है, तो 1 अपॉन RP की को हम 1 अपॉन 3 कर ले। 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू, एक तो कितना है, एक 5 एक 10 एक R1 है, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन R1, ठीक है। R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 के अलावा जो कुछ भी है उन सबको इधर ले आओ। तो देखो 1 अपॉन 3 ऑलरेडी है ही यहाँ, ये 1 अपॉन 5 इधर आके माइनस 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 10 इधर आके माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 30, ये कितना हो गया 10, ये माइनस 6 और ये कितना हो गया माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। 10 में से माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, 10 माइनस 9 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। सो R1 अपॉन R1 कितना हो गया, देखो 1 अपॉन 30, 1 अपॉन 30 इज 1 अपॉन R1, देन R1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 1 यानी 30। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 ओम। R1 कितना है 30 ओम है। देखो अब यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है ना, वो आई का कंसेप्ट ध्यान में रखना है। आई जो है ना, हमें पता है सीरीज में आई सेम रहता है, पैरेलल में आई डिवाइड हो जाता है। अब देखो आई की डायरेक्शन ये प्लस है, तो जितना आई यहाँ निकल रहा है ना वो आई इसमें से जाएगा, जितना करंट यहाँ से निकला वो सारा का सारा इसमें से जा रहा है I1 में से। अब देखो यहाँ पर पहली बार करंट डिवाइड हुआ,
अब मान लो कुछ करंट इधर चला गया और कुछ करंट आगे चला गया, ठीक है। जो करंट आगे गया हमने उसको नाम दे दिया I2 और जो करंट इधर गया उसको हमने नाम दे दिया मान लो I3। अब क्या करें, अब देखो I2 से जो आगे करंट गया वो करंट आगे फिर डिवाइड हो गया, यहाँ तक तो I2 है लेकिन आगे यहाँ पर अब ये डिवाइड हो गया, तो चलो इसको हम नाम देते हैं I3, यहाँ नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया I4 और इसको हमने नाम दे दिया I5। ये I5 है, देखो I5 इसमें से आ गया, ये कौन सा आ रहा है, ये I4 आ रहा है। तो I4 और I5 मिलकर क्या बना लेंगे, I2, यानी यहाँ पर जो करंट है वो कितना है, वो I2 है, ठीक है। अब यहाँ पर I2 है और यहाँ पर I3 है, तो I2 करंट इधर से आ गया, I3 इधर से आ गया, I2 और I3 मिलकर क्या बना लेंगे, I1। तो यहाँ पर वापस करंट कितना हो गया, I1, जितना यहाँ पर था भाई I1 था ना, टोटल I1 में से डिवाइड हो गया, कुछ I2 निकल गया इधर से और कुछ I3 इधर निकल गया, और I3 और I2 को अगर दोनों को टोटल करेंगे तो I1 आ जाएगा। तो यहाँ आते वापस I1 आ गया, तो ये I1 सेम है, यानी दोनों सीरीज में, जो सेम आ रहे हैं वो करंट वो सीरीज में, तो I1 सेम है, तो ये और ये दोनों सीरीज में है। अब ये यहाँ पर देखो, इसमें कितना करंट है, इसमें I3 है, इसमें कितना करंट है, I4 है, इसमें कितना करंट है, इसमें I5 है, तीनों में अलग अलग करंट है, तो तीनों पैरेलल में। तो पैरेलल वालों को एक साथ निकाल के, इस सिस्टम का एक साथ निकाल के उसको यहाँ लगा देंगे तो ये सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में कितना करंट जा रहा है भाई, ये करंट यहीं से तो डिवाइड हुआ ना, तो यहाँ कितना करंट है, यहाँ I1 है, तो I1 इन तीनों में, क्योंकि I1 यानी इन तीनों का इक्विवेलेंट में से I1 जाएगा, यानी वो भी सीरीज में हो जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है ना। तो तीनों फिर सीरीज में आ जाएंगे। तो पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, तो 6 + 6 12, टोटल हमारे पास यहाँ कितना है, 15 है, तो 12 तो इन दोनों का ही आ गया। तो यहाँ पर तीसरा जो इन तीनों का इक्विवेलेंट जो सीरीज में लगेगा वो कितने का है, वो 3 का है, क्योंकि 6 + 6, अब भाई ये तीनों की जगह एक ही लग गया इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट जो लगेगा तो ये तीनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो 6 का ये है, 6 का ये है, तो 6 + 6 12, 12 प्लस ये इक्विवेलेंट जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, 3, तभी तो हो जाएंगे 15, टोटल 15 ओम होगा। तो अब इक्विवेलेंट अगर इन तीनों का 3 ओम है तो फिर R1 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, ये रहा ये फॉर्मूला 1/RP वाले से इस तरह से निकल जाएगी, 30 ओम आ गया। अब इसके जो और में क्वेश्चन दे रखा है ना वो ये है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है और टोटल करंट कैलकुलेट करना है। टोटल रेसिस्टेंस निकालो तो टोटल करंट निकाल सकते हो आप, टोटल V हमें दे रखा है। जब V की और R की वैल्यू आ जाएगी तो I की वैल्यू निकाल लेंगे हम स्लो से। तो हम पहले टोटल V निकालते हैं, इस सिस्टम का टोटल V क्या है। अब देखो देखते हैं, आपको दिख रहा कि हाँ ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के डाल देते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये सोल्व होगा, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों एक साथ फिर इसके साथ पैरेलल में आ जाएंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में आएगा। कैसे करना है, मेन आपको ध्यान रखना I का, कि करंट किस में कितना जा रहा है ना। करंट जो डिवाइड करना सीख गया वो बिल्कुल सही कर लेगा। करंट जो है ना वो सीरीज में सेम रहता है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, ये ध्यान रखना। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में डिवाइड होता है। अब देखो जितना करंट इसमें से सर्किट में जाएगा उतना ही वापस आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करंट जा रहा है मान लो हम उसको नाम दे देते हैं I1, तो यहाँ पर भी I1, यहाँ पर I1 करंट जा रहा है, यहाँ पर भी I1 करंट जा रहा है, ठीक है। अब देखो करंट यहाँ डिवाइड हुआ पहली बार, यहाँ 2 रास्ते आ गए, तो मान लो यहाँ पर करंट आ गया, नीचे कुछ I2 नाम दे देते हैं उसको, आगे जो करंट गया उसको हमने नाम दे दिया I3, तो वो I3 गया, इसमें से I3 गया, वही करंट इसमें से आएगा I3, ठीक है, वही करंट यहाँ पर रहेगा I3, यहाँ I3 और ऊपर से आ रहा है I2, ये I2 और I3 मिलकर वापस यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ जो I2 और I3 हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, वो I1 हो जाएगा, क्योंकि I1 ही तो आगे जाके I2 और I3 में डिवाइड हुआ है, तो I2 + I3 क्या हो गया, I1 हो गया, है ना। तो यहाँ पर वापस करंट आ गया I1। अब देखो सेम करंट किस में जा रहा है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, इसमें I3, सेम किस में जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है। तो ये दोनों सेम करंट किस में जाता है, सीरीज में जाता है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, ये 6 ओम और ये भी, ये कितना है, ये 4 ओम, तो 6 + 4 का सीरीज में इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 ओम। तो यहाँ इन दोनों की जगह क्या लगाओ आप, 10 ओम लगा दो, एक ही लगा दो 10 ओम, ये 10 ओम का हो गया। चलो अब ये 10 ओम वाला, इस 10 ओम वाले में कितना करंट जाएगा भाई, I3 जाएगा, ठीक है, I3 था इसमें, I3 हो गया। अब यहाँ से अब देखो, अब करंट ये I1, यहाँ I2 और आगे जो जा रहा है I3, I2 और I3 दोनों अलग अलग करंट है। अब ये दोनों कैसे बताओ, ये दोनों पैरेलल में, तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो पैरेलल का। ये कितना है, 10 ओम है और ये 10 ओम है, तो 10 ओम और 10 ओम का पैरेलल कितना हो जाएगा, 1/10 + 1/10 यानी 2/10 यानी 10/2, 10/2 यानी 5 ओम, है ना। पैरेलल में निकाल के देख लो 5 ओम आ गया। तो इन दोनों को रिप्लेस कर दो किससे, 5 ओम से, तो यहाँ पर अब एक ही रह जाएगा, कितने का, 5 ओम का, ये 5 ओम का आ गया। अब देखो मुझे जो I1 करंट है क्या आगे डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, वही I1 सब में I1 सेम करंट जाएगा। तो अब ये दोनों क्या हो गए, 5 ओम और 7 ओम वाले क्या हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज में। तो बताओ सीरीज में कितना हो गया, 7 + 5 12, तो R कितना आ गया, टोटल R कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया।
तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 12 ओम। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल करंट कैलकुलेट करना है। तो ओम्स लॉ लगाओ, टोटल करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R, टोटल V अपॉन R। टोटल V कितना है, 24 है, तो रखो यहाँ पर 24 V अपॉन टोटल R कितना है, अभी हमने निकाला 12, कितना आ गया 2 एम्पियर। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में आपको करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 तक इस वीडियो में हो गए। अब ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं थर्ड पार्ट मुझे और लाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। इसलिए मैं 13, 14 और 15 जो 3 क्वेश्चन हमारे बच गए ना, उन क्वेश्चन को थोड़ा, क्योंकि उसमें एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन भी है, बड़ा क्वेश्चन है वो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो लेकर आता हूँ। कल मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, ये 3 क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। यहाँ तक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसे लगा ये बताना है, लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को शेयर करना है। अगर आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना है, तो देखो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, है ना, मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी, मैं आप लोगों के लिए और अच्छा जो है कंटेंट लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसका लिंक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। कमेंट करके जरूर बताना, कोई क्वेश्चन अगर अब भी नहीं समझ में आया आपके तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं उस पर आपको अलग से वीडियो बना के दे देता हूँ।